हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के एक नई बुक में आपका स्वागत है। ये आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स, और साथ में इसका जो बीकॉम थर्ड ईयर बीए थर्ड ईयर वाले वो भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ हद तक उनके इसमें भी ये सब चीज़ें हैं क्लियर। तो हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हुए इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बट अगर आप हमारे यहाँ जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे अगर आप जाते हो प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको ऑलरेडी ये वाला चैप्टर आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। इसके 3 या 4 पार्ट वहाँ पे होंगे, और ये मैंने लैपटॉप के थ्रू आपको करवाया था वहाँ पे। बट मैं अब आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरा कोर्स कराने वाला हूँ, उसका भी स्टार्ट, ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमी भी स्टार्ट होने वाली है और आज से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ में हमारे हिंदी मीडियम वालों की जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो चल ही रहा है, साथ में समष्टि अर्थशास्त्र चल ही रहा है, क्लियर। तो अब इसको भी कर लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे बिल्कुल आपके सामने होगा, ठीक है। और सारा कराया जाएगा जितना भी है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करने वाले, पहले मैं आपको सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, यानी हर चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जिन्हें मैं लास्ट में कराता हूं, क्लियर। और एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो आपको पता है कि जो वन मार्क क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके इसमें आते हैं, तो वो ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं, तकरीबन शायद 5-6 चैप्टर के तो डल भी चुके हैं, तो आप वहाँ पे वो कर सकते हो, क्लियर। उसी आपको प्लेलिस्ट के अंदर इंडियन इकोनॉमी वाले में मिल जाएगा। तो आपका पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। काफी आसान सा चैप्टर है, ठीक है, और काफी जल्दी याद होने वाला चैप्टर है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो उन्होंने हमारे जो भारत था ना, भारत के अंदर क्या शोषण बहुत किया, एक्सप्लॉयटेशन बहुत किया, ठीक है। हर चीज को अपने फायदे के लिए यूज किया, क्लियर। चाहे वो फिर वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे फिर हमारे वो लोग हो, इवन हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के उन्होंने काम करवाया जगह जगह, है ना। तो उसको हमने क्या बोला, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बोला। क्या है ये हमने कहा ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो थी वो एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी थी। क्या थी? नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसमें आप कॉन्करिंग मतलब होता है जीत हासिल करना, यानी जीतना, आप लिख सकते हो वहां पर जीतना, ठीक है। जिसमें आप क्या करते हो, जीत हासिल कर लेते हो किसके ऊपर, किसी एक कंट्री के ऊपर। तो ये एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें आप कॉन्करिंग यानी जीत हासिल कर लेते हो किसी एक कंट्री के ऊपर, ताकि आप क्या कर सको, एक्सप्लॉइट कर सको। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना। क्या एक्सप्लॉइट करना है? इट्स पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन को आपको एक्सप्लॉइट करना है एज अ लेबर, यानी आप उसकी पॉपुलेशन को यूज करने वाले हो एज अ लेबर, ठीक है। और जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको आप यूज करने वाले हो एज अ रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल के रूप में आप यूज कर रहे हो। तो पहली डेफिनेशन देखो हमारे, देखो ये जो आपकी बुक है ना, बहुत सारे बच्चों को बोरियत सी लगती है इसमें, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप का आ जाता है इसके अंदर, है ना। तो कोई नहीं, काफी इंटरेस्टिंग बना लेंगे और काफी सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि वो हमें यहीं पे याद हो जाए। तो पहली डेफिनेशन हमने क्या कही, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो मेरे साथ साथ अपने मन में रिपीट करो, चाहे आप बोल सकते हो कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन या नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें आप कॉन्करिंग मतलब जीत हासिल करते हो किसी एक कंट्री के ऊपर, ताकि आप क्या कर सको, उसकी जो पॉपुलेशन है उसको एज अ लेबर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हो। तो पहली डेफिनेशन क्लियर, ठीक है। आराम से करेंगे, यहीं पे याद करेंगे, डन। अपना फंडा वही है, आराम से करना, छोटे छोटे पार्ट्स में करना, बट यहीं पे याद करना है, ठीक है। कि अभी नहीं कि आज करा दिया बाद में अपना बच्चे पढ़ लेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहीं पे याद करो। दूसरी डेफिनेशन आपको समझनी है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ। तो हम बोलेंगे स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी, ये वो इकोनॉमी है इन विच देयर इज लिटिल, जरा सा, थोड़ा सा, या ये कह सकते हो देयर इज नो स्कोप, है ही नहीं स्कोप किसमें, और ग्रोथ इन इनकम, यानी इनकम में ग्रोथ का कोई स्कोप ही ना हो। यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ इनकम में यानी आय में बढ़ोतरी यानी ग्रोथ का कोई स्कोप है ही नहीं, विकास में बढ़ना है ही नहीं उसने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। तो दो डेफिनेशन क्लियर हो गई। पहली, colonial exploitation, it is the national economic policy, ठीक है, of conquering a country to exploit its population as a labor and natural resources as a raw material। दूसरा stagnant economy, ठीक है, जिसमें no scope of growth in income, जिसमें इनकम में ग्रोथ का कोई स्कोप ही नहीं है। नंबर थर्ड, इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, यानी 1 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 1 साल से छोटे बच्चे, तो उसने बोला इन्फेंट रेफर्स टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। हम ये डेफिनेशन क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये चैप्टर के बीच में ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, आप दिक्कत होगी आपको, तो आप पहले समझ लो, है ना। काफी छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो नवजात शिशु, जो शिशु मृत्यु दर जो होती है वो क्या है, तो हमने बोला इट इज एन एस्टिमेट, पहले तो याद रखना, इट इज एन एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ, यानी कितने नवजात शिशु मर जाते हैं फॉर एवरी
1000 लाइव बर्थ, अगर 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उनमें से कितने बच्चे ऐसे जो 1 साल से पहले मर जाते हैं, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर? तो मैं इसको रफ करने वाला हूं, बट उससे पहले मैं एक बार और आपको रिपीट करवा देता हूं कि यहीं पे आपको याद हो जाए। पहला, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या बोलोगे? नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें आप कॉन्कर करते हो, किसके ऊपर? कॉन्कर करते हो कंट्री के ऊपर, उसके ऊपर जीत हासिल करते हो ताकि आप एक्सप्लॉयट कर सको उसके किसको? पॉपुलेशन को एज अ लेबर और उसके नेचुरल सोर्स को एज अ रॉ मटेरियल। नंबर 2, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है? जिसमें इनकम में ग्रोथ का कोई स्कोप ही नहीं हो, इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, सारे इन्फेंट है, ठीक है ना। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैंने कहा एक एस्टिमेट है जिसमें हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ, यानी कितने नवजात बच्चे मर गए, किसमें से? जो अगर आप 1000 लाइव बर्थ, अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उनमें से कितने बच्चे ऐसे जो मर गए। क्लियर? तो यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली डेफिनेशन हमारी पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है। पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है? तो सेंसस और सैंपलिंग वैसे आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। बट यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस क्या है मैं बता देता हूँ। पॉपुलेशन सेंसस क्या है? इसने बोला एक डिटेल्ड एस्टिमेशन है। क्या है? डिटेल्ड एस्टिमेशन है ऑफ पॉपुलेशन साइज। इसने बोला पॉपुलेशन सेंसस इज अ डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज। यानी इस सेंसस में हम ये बताता है क्या? ये में बताता है पूरी इंफॉर्मेशन बताएगा पॉपुलेशन के बारे में। इवन उसके क्या उसमें क्या ना कंपोजिशन क्या है, कि मतलब उसमें कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मेल्स फीमेल से क्या है, सारी डिटेल आपको बताता है कौन? पॉपुलेशन सेंसस। क्लियर? तो इसने बोला पॉपुलेशन सेंसस इज अ डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज अलॉन्ग विद, साथ में ये क्या देगा? कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल देगा। कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल में होता है, मैंने आपको बताया कितने बूढ़े, कितने बच्चे, कितने क्या नाम है मेल्स फीमेल्स जो भी होंगे, ठीक है ना, वो सबके बारे में कौन देगा? आपको पॉपुलेशन सेंसस। क्योंकि सैम्पलिंग और सेंसस आप पढ़ते हैं तो सैम्पलिंग से तो पॉपुलेशन तो मेजर नहीं करते हैं, मापते थोड़े ना, क्योंकि सैम्पलिंग में तो बहुत सारे आइटम में से कुछ आइटम निकाल के देखनी होती है ना। अगर 1000 आइटम्स हो तो 1000 में से सिर्फ क्या है 30-40 आइटम निकाल लो, सैम्पलिंग हो जाता था। और सेंसस में करते थे ईच एंड एवरी आइटम को आपको क्या करना पड़ता था? देखना पड़ता था उसको, ठीक है ना, उसको क्या करना पड़ता था? इन्वेस्टिगेट करना पड़ता, हर एक आइटम पे ध्यान देना पड़ता था, उसे कहते थे सेंसस। तो सेंसस में क्या करते हैं हम? हर एक को देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन सेंसस का डिटेल्ड एस्टिमेशन है। डिटेल्ड एस्टिमेशन किसका? पॉपुलेशन साइज का। अलॉन्ग विद ये कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल बताता है कंट्री की, यानी कंट्री की कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, यानी पहला ऑफिशियल सेंसस कब आया था? तो उसने बोला सबसे पहला जो आया था वो 1881 में आया था। और आपको ये 1 नंबर के लिए याद रखना है। मैं आपको दोबारा बोल दूं, मैंने 1 नंबर के क्वेश्चंस कुछ चैप्टरों के ऑलरेडी मैंने उस प्लेलिस्ट में डाल दिए। इंडियन इकोनॉमी नाम की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है मेरे चैनल में अमित डिमरी क्लासेस में, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी 1 नंबर के क्वेश्चन डाले हुए हैं। बट उसके बावजूद मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ भी रखे हुए हैं, एक आध बीच पॉइंट डाले हुए हैं कि पहले तो आप यहीं पर याद कर लो, और क्या ना जो यहाँ पे नहीं होंगे मैं वहाँ भी डाल देता हूँ। क्लियर? तो उनको प्लीज नोट डाउन कर लेना इस चैप्टर के बाद, बट पहले चैप्टर कर लो, उसके उसको नोट डाउन कर लेना। और अगर पहले कोई करना चाहते हो तो प्लीज पहले कर लेना, बीच थ्योरी के बीच में मत करना उनको मर्ज, ठीक है ना, बट वो आपको पढ़ना है। तो पहला ऑफिशियल सेंसस आपको कोई पूछेगा तो आप बोलोगे 1881। इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री जिन्होंने एस्टिमेट किया था इंडिया का पर कैपिटा इनकम, इंडिया पर कैपिटा इनकम मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनियल मतलब जो अंग्रेज थे यहाँ पे, औपनिवेशिक काल था, आई थिंक औपनिवेशिक बोलते हिंदी में। तो जब अंग्रेजों के टाइम पे किसने, कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम को निकाला था? तो हमने कहा देखो एस्टिमेट उन्होंने किया था पहले दादा भाई नौरोजी, आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। दादा भाई नौरोजी, वीके आरवी राव, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज और आरसी देसाई, ये आपको 5 नाम याद रखना है। दोबारा बोल रहा हूँ, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, दूसरा वीके आरवी राव, फिंडले सिराज, विलियम डिग्बी और आरसी देसाई, ये 5 हमारे इकोनॉमिस्ट थे। क्लियर? तो लास्ट हमारा है ये तो नॉर्मल, ये बकवास चीज़ है। इसमें मैंने आपको ये बताया हुआ कि अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, कि देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अगर ऐसे अगर वर्ड यूज होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑनर्स ऑफ द सॉइल लिखेगा तो आपको समझ जाना ऑनर्स ऑफ द सॉइल का मतलब क्या है, जमींदार की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या है, जमींदार की वहाँ पे बात हो रही है। बट अगर वो टिलर्स ऑफ द सॉइल बोलता है तो जमींदार का नाम मत लिख देना वहाँ पे। फिर वहाँ पे पीजेंट्स की बात करते हैं, यानी लेबर्स की बात करते हैं, लेबरर्स की बात करते हैं। पीजेंट्स मतलब किसान होता है, तो टिलर बोलेगा तो उसका मतलब वो किसानों की बात कर रहा है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा है। और अगर वो ऑनर की बात कर रहा है तो जमींदार यानी लैंडलॉर्ड्स की बात कर रहा है। क्लियर? तो इसको तो चलो छोड़ो, इसको लिख लेना, बट ठीक है ना, ये हमें अपनी तरफ से पूरा का पूरा काम करके चलना है, ताकि सीबीएसई, आईसीएसई जो भी आपके बोर्ड है, एनआईओएस जिससे भी आप कर रहे हो, ठीक है ना, वो हमें पीछे ना कर सकें। इवन बीकॉम वाले बच्चों को भी हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। बीकॉम वाले रट्टाफिकेशन में और 2 दिन पढ़ करके पास होने का जो उनको जुनून है ना, उनको पूरा ढंग से पढ़ना चाहिए, ताकि क्या है जी कि हमें चीज़ों को पता तो चले।
खाली 2 दिन पढ़ के पास होने से कुछ नहीं होने वाला, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। तो ये आपने लिख दिया। पॉपुलेशन सेंसस क्या डिटेल्ड एस्टिमेशन है पॉपुलेशन साइज का, जिसमें आपको क्या मिलती है, कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल बताता है कंट्री की। पहला ऑफिशियल सेंसस 1881 में आया था। इकोनॉमिस्टों के नाम जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे निकाली थी, दादा भाई नौरोजी, वीके आरवी राव, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज और आरसी देसाई। क्लियर। उसके अलावा ऑनर्स ऑफ द सॉइल बोलेगा तो जमींदार, और टिलर बोलेगा तो पीजेंट्स यानी लेबरर्स की बात करेगा। यहां तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। आगे देखिए, हेडिंग है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल में इंडियन इकोनॉमी का किस तरह से शोषण हुआ उसको बताना है, ठीक है ना। वैसे तो अभी ये बहुत उस डीप में पढ़ना भी है अभी एक एक करके, यानी ये पहले ये समरी टाइप का बता रहा हूँ आपको, और उसके बाद आपको तरीके से बताना स्टार्ट करना मैंने। क्लियर, यानी कंप्लीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है सबसे पहले कि इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी जब इंडियन इकोनॉमी जो ब्रिटिश रूल के अंडर जब बुरा हाल चल रहा था, सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन, तो उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का क्या हो रहा था, शोषण हुआ करता था, ठीक है ना। कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज अचीव थ्रू, और उन्होंने शोषण किस तरह से किया है, देखो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन किया यानी शोषण किया किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का। उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन किया किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन किया किसका, इंटरनेशनल सेक्टर का। क्या इसके अलावा हमें और चीजें पढ़नी, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेनली देखो हम बात क्या करने वाले, हम बात करें कि जो ब्रिटिश रूल यहाँ पे था तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी का शोषण किया। तो हम जो बात कर रहे हैं, जो मेनली जो उन्होंने जो शोषण किया था वो किस हिसाब से किया था, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर का, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और नंबर 3 आपका इंटरनेशनल सेक्टर का। क्लियर है। तो अब इनकी थोड़ी समरी पढ़ लेते हैं फटाफट से तीनों के बारे में, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए फटाफट से, देखो सबसे पहला पॉइंट था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका किस तरह से उन्होंने शोषण किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉयटेड, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का शोषण किया गया कैसे, थ्रू जमींदारी सिस्टम, यानी जमींदारी सिस्टम के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या किया गया, शोषण किया गया। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पहले लिख लेता हूँ उसके बाद क्यों बताता हूँ, देखो उससे टाइम बचता है। अगर मैं आपके सामने लिखना स्टार्ट करूँ तो एक वीडियो जो अभी मैं 17 मिनट या 20 मिनट तक की बनाता हूँ वो 1 घंटे में जाएगी, तो उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो आपके टाइम को बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप बोलेंगे मेरा तो टाइम वेस्ट तो दोनों तरीके से होगा ना। अगर मैं यहाँ पे अगर आपके सामने लिख रहा हूँ तो भी मेरे को उतना टाइम लगेगा, और रोक के लिखूंगा तो भी इतना टाइम लगेगा, ठीक है ना। बट आपका टाइम बच जाएगा और आपको रिवीजन करने का मौका मिल सकता है, या फिर नया कोई सब्जेक्ट पढ़ना है या खेलने का मौका तो एटलीस्ट मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम, तो जमींदारी सिस्टम के थ्रू क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर का शोषण किया गया ऑफ लैंड रिवेन्यू। आगे लिखा हुआ है इन जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जो जमींदार होते थे या उनको लैंडलॉर्ड बोल सकते हो, तो जमींदार जो होते थे वो क्या होते थे, ऑनर होते थे, ऑनर्स ऑफ द लैंड, यानी जमीन के मालिक होते थे। और जो वो द एक्चुअल कलेक्शन बाय द जमींदार, यानी जमींदार जो एक्चुअल में जो कलेक्शन करते थे वो ज्यादा होती थी, जो वो गवर्नमेंट को पे करते थे ना वो कम होता था। यानी जो गवर्नमेंट को दिखाते थे ना वो कि हमें तो कम मिला है, बट एक्चुअल उनको ज्यादा पैसा मिलता था। एक तरह से लगा लो सबसे पहले जो दगाबाज थे वो जमींदार थे, वो जितना कलेक्शन करते थे। आजकल टैक्स की चोरी में क्या करते लोग, जितना कमाते हैं उतना थोड़ा दिखाते हैं, कम दिखा करके टैक्स कम पे करके बोलते हमने टैक्स भी पे कर दिया और हम बच भी गए। तो सेम वही सिस्टम यहाँ पे था, जो एक्चुअल कलेक्शन होती थी ना वो बहुत ज़्यादा होती थी, मगर जो गवर्नमेंट को पे करते थे और दिखाते थे ना वो कम दिखाते थे। तो सबसे पहले शोषण करना किसने स्टार्ट किया, हमारे जमींदारों ने। तो जमींदार सिस्टम क्लियर। नंबर 2 फिर आया इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ। मैंने कहा प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, यानी जब ब्रिटिश रूल नहीं था उससे पहले चलते हैं पहले। तो उससे पहले हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी ना वो वेल नोन, यानी बहुत जानी मानी जाती थी किस चीज़ के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें जो होती थी उसके लिए इंडिया बहुत जाना माना जाता था। बहुत से बड़े बड़े कलाकार थे हमारे यहाँ, ठीक है ना। और इसलिए क्या दूर इससे कह लो कि एक तरह से इसी के लिए ना इंडियन मार्केट इसी में चलती थी, हैंडीक्राफ्ट में। आगे लिखा हुआ है बट दीज वर डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय कर दिए गए, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्होंने क्या करा कि अगर यार ये हैंडीक्राफ्ट यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट तो यूज ही नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश ने सोचा कि इनकी जो इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट वाली, हाथ से बनी हुई चीजें जो हैं सारी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और कैसे करेंगे, बाय इम्पोजिंग, यानी लागू करके, इम्पोज करेंगे हम क्या, हैवी ड्यूटी, यानी कैसे टैक्सेस वैक्सेस इम्पोज कर देंगे किसके ऊपर, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, यानी जो हमारा हैंडीक्राफ्ट जो विदेशों में जाता था ना उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे। यार अगर आप 100 का कोई चीज़ बेच रहा हूँ और उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाओगे तो माल मेरा महंगा हो जाएगा। अब वो 100 की चीज़ 150 की हो जाएगी, मान लो टैक्स ज़्यादा लग गया।
तो कौन खरीदेगा बताओ? वही कोई दूसरा देश उसे सस्ते में दे रहा होगा तो वो कहीं और से खरीदेगा ना। फिर बात समझो ना, अगर कोई देश को अगर आप माल बेच रहे हो और आप महंगा बेच रहे हो तो आपसे थोड़ी ना खरीदा, किसी और देश से खरीद लेगा। तो ब्रिटिश ने वही कहा कि इंडिया को तोड़ना है। तो तोड़े कैसे? तो उन्होंने कहा सबसे पहले हैवी ड्यूटी लगा देंगे, यानी हम टैक्सेस बढ़ा देंगे एक्सपोर्ट के ऊपर। कौन सा एक्सपोर्ट है? बट ये भी याद रखना, हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट, ठीक है ना, हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट, ये भी आपको याद रखना। सिर्फ हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पे ही टैक्स बढ़ाया था ताकि इनकी हमारी जो इंडस्ट्री है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाए, हम बाहर एक्सपोर्ट ना कर पाए, हम सिमट जाए अपने देश के अंदर ही। क्लियर? पहली चीज। नंबर 2, फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी करा। अभी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मतलब जब हम किसी बाहर वाली कंट्री से कोई सामान खरीदते हैं, जैसे चाइना वाइना, और उनके प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं, जिससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू जाता है और उनके प्रोडक्ट को हम जानबूझ के महंगा करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग बाहर की चीजें ना खरीदें और अपने देश की चीजें खरीदें। क्लियर? तो इन्होंने क्या करा, ड्यूटी फ्री कर दिया, वो वहां पर टैक्स लगाया नहीं, यानी इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा ही नहीं। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया, यानी जो बाहर वाली कंट्री दे रही थी उतने में मिल जाएगा, उसमें कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो गया, बट किसका? सिर्फ ब्रिटिश गुड्स का। याद रखना, कोई और दूसरी कंट्री से लेना ही नहीं है, सिर्फ ब्रिटिश से लेना है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश गुड्स का जो ब्रिटिश वाले ना गुड्स बना के हमें देते थे ना, उसमें ड्यूटी लगाते नहीं थे। क्यों? ताकि जब वो हमारे यहाँ पहुंचे ना तो वो हमें सस्ते में मिले और लोग हम जो है ना वो ब्रिटिश गुड्स के आदी हो जाएं, यानी हमें ना आदत पड़ जाए उनके गुड्स की। इसलिए वो जानबूझ के हमें सस्ते में माल देने की कोशिश कर रहे थे, अपना वाला, और हमारा वाला तो डिस्ट्रॉय कर देना है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। आराम से इसको प्लीज एक बार रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा मैंने कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल सेक्टर। इंटरनेशनल सेक्टर का कैसे किया? तो मैंने कहा देखो भाई, जो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड था ना उसे भी इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया। बट करा कैसे? उसने बोला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा करके, यानी टैक्स में भेदभाव करके। यानी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का तो हैंडीक्राफ्ट तो खरीद किया था खराब, साथ साथ में इन्होंने हमारे इंटरनेशनल ट्रेड भी बिगाड़ दिया था। क्या करा है? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा लिया। जैसे विच वॉज, जो थी, क्या थी वो? ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट। आपने ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट किया, आप देखो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट इस टाइम, तो किसका एक्सपोर्ट किया होगा? इंडियन रॉ मटेरियल का। ऊपर क्या था? इन्होंने ड्यूटी, हैवी ड्यूटी लगा दी थी, किसके ऊपर है? हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। तो एक्सपोर्ट के टाइम पे उन्होंने हैवी ड्यूटी लगाई थी हैंडीक्राफ्ट पे, ताकि हैंडीक्राफ्ट बिके ना बाहर। क्लियर है? बहुत महंगा हो जाए। बट ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट भी किया, वहां पे तो हैवी ड्यूटी लगाई थी एक्सपोर्ट पे, देखो ना लिखा है यहाँ पे हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, बट किसका? इंडियन हैंडीक्राफ्ट। बट यहाँ पे क्या किया? ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, यानी टैक्स नहीं लगाना, सस्ते में माल बेचना है। बट किसको? ब्रिटेन को, यानी अपने घर लेके जा रहे थे वो। किसको? इंडियन रॉ मटेरियल, यानी अपने घर में ले जाने के लिए सोच रहे यार कम महंगा कौन खरीदे, अपने यहाँ से लेके जाएंगे इंडिया से, ठीक है, उसमें टैक्स लगाएंगे नहीं, जो 10 का माल है 10 में मिल जाएगा उनको। तो ब्रिटेन वाले अपने घर में हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जो दूसरे गुड्स को बनाने के लिए यूज होता है, उसको लेके चले गए और ले जाने के बाद उनसे ही फिनिश गुड्स बनाया। बताओ, हमारा रॉ मटेरियल यूज करके एक प्रॉपर गुड्स बनाया और फिर उसको कहाँ बेचा? इंडिया में आके बेच दिया। गेम देखो ना। तो इन्होंने क्या करा? इंडिया का रॉ मटेरियल लेके गए ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, ताकि सस्ते में उनको माल मिल जाए। मिल गया सस्ते में माल ब्रिटेन वालों को, और फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया और उससे फिनिश गुड बना करके फिर उसमें दोबारा ड्यूटी नहीं लगाई। जब वापस आ रहा था ना तो उसमें भी ड्यूटी नहीं लगाई। अब इंपोर्ट पे ड्यूटी ना लगाने का फायदा क्या हुआ उनको? कि जो माल है अभी भी सस्ता ही रहेगा, कि सिर्फ वो प्रोडक्शन में जो लगा होगा खर्चा वही लगा होगा, बाकी टैक्सेस के कारण कोई भी उसका कीमत बढ़ी नहीं होगी। यानी इंडिया का माल ले जा करके कन्वर्ट करके इंडिया को ही बेच दिया, ठीक है, और इंडिया सोच रहा सस्ता माल मिल गया, मेरे इंडिया उस गुड्स का आदी हो गया, जिससे इंडिया का जो अपना जो मार्केट था ना वो तो बेटा खत्म हो गया। क्लियर? तो 3 पॉइंट हमने फटाफट से पढ़ लिए। एक बार क्लोज करने से पहले मैं इसको बता देता हूँ। एग्री सेक्टर किससे एक्सप्लोर हुआ? जमींदारी सिस्टम की। जमींदार जितना कलेक्ट करते थे ना उससे वो कम दिखाते थे गवर्नमेंट को और कम पे करते थे गवर्नमेंट को। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारी इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत जानी मानी जाती थी, मगर इन्होंने निकम्मों ने वो डिस्ट्रॉय कर दी थी। कैसे? जो हमारा एक्सपोर्ट होता था हैंडीक्राफ्ट उस पर तो ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जिससे हमारा एक्सपोर्ट खत्म। ठीक है। दूसरा, जब ब्रिटेन से जो गुड्स यानी अपने घर से जब गुड्स हमारे यहाँ लाते थे तो उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते नहीं थे, जिससे उनका गुड्स हमें सस्ता ही मिलता था और हम खुश हो जाते थे कि हमें तो सस्ता गुड्स मिल गया, तो हम उसके आदि होने लग गए। तो इंडियन मार्केट हमारी क्या हो गई थी? खराब हो गई थी उससे। क्लियर? इंटरनेशनल सेक्टर में कैसे किया उन्होंने? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी भेदभाव वाली टैक्स से रहित पॉलिसी लेकर के आ गए हो। अब टैक्स वाली पॉलिसी लाने का फायदा क्या हुआ इनको? इन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ से जब एक्सपोर्ट करा तो ड्यूटी फ्री कर दिया। किसका एक्सपोर्ट? बट सिर्फ इंडियन रॉ मटेरियल का, यानी अपने फायदे के लिए जब वो गुड्स उठा के हमारे यहाँ से लेके तो सस्ते में ले गए, और जब हमारे यहाँ बेचने को आए तो भी सस्ते में बेचा ताकि हम उनके गुड्स के आदी हो जाए। क्लियर? तो होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बैक टू बैक सभी चैप्टरों की इसी तरह से वीडियोस दूँ, देखो अभी मैं स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी भेजिए ना,
ठीक है, तभी मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।